हाँ भाई, मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो इस वीडियो में तुम्हारा पूरा का पूरा पाइथन का प्रोग्रामिंग जो पोर्शन है वो सारा का सारा हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली तुम्हारा हाफ ईयरलीज के लिए है, लाइक फाइल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चन, स्टैक के कुछ क्वेश्चन और पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ वैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं ज्यादातर टाइम्स, ठीक है। अब देखो, ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम एब्सोल्यूट अगर जीरो लेवल पे हो तो फिर इससे तुम्हें अच्छे से प्रोग्रामिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बट देखो, एक कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हारी ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेनली हम इसमें प्रोग्रामिंग पोर्शन को ही कवर कर रहे होंगे, थ्योरी पार्ट हम अलग से अपना कोड युद्ध सीरीज में कर ही रहे हैं। और बाकी ये कोड युद्ध सीरीज के नोट्स हैं, हम एक तो इनको प्रेफर कर रहे होंगे, और प्रीवियस ब्रेन बस्टर सीरीज वाले में हमने जो एक पीवाईक्यूज कंपाइलेशन बनाई थी हम उसको भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये रही है हमारी पीवाईक्यूज कंपाइलेशन, राइट। मैं इसको पहले सबसे टॉप पे ले आता हूँ। ये ब्रेन बस्टर सीरीज वाली प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी वाली मैंने बनाई थी प्रॉपर कंपाइल करके 73 पेजेस में, जितने भी 2023, 2024, 2025 के सैंपल पेपर के क्वेश्चन, ये सब जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे के सारे सॉल्व्ड इस वाली पीडीएफ में रखे पड़े हैं, ठीक है। बाकी कोड युद्ध के नोट्स तो तुम वेबसाइट से परचेस कर ही लिए होंगे तुम में से ज्यादातर लोगों ने, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आराम से बैठ जाओ। कॉपी पेन है तो फिर कॉपी पेन निकाल लो, और अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो फिर एक साइड पे नोट्स वगैरह ओपन कर लो, और इसी तरीके से वीएस कोड वगैरह ओपन कर लो, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन वगैरह कर लो कुछ ना कुछ। और अगर तुम इसको फोन में देख रहे हो तो वीडियो देख लो, समझ लो पहले चीजें, और साथ साथ में नोट करते रहो, ठीक है। और अगर प्रिंट आउट करा रखा है तुमने नोट्स का तो बहुत बढ़िया, पीडीएफ वगैरह जो इसका मिलेगा अगर तुमने परचेस करके प्रिंट आउट करवा रखा है तो वेल एंड गुड, उसको सामने रखो अपने, है ना। सो नाउ वी कैन प्रोसीड। पिछली कुछ वीडियोस में यार, जब हमने अभी टोकन्स वगैरह किया था तो हमने कुछ कुछ चीज़ें समझी थी, मतलब टोकन्स क्या होते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स बनाते हैं, और मतलब कैसे वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं ना। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब जो हम चीज़ समझने वाले हैं दैट इज की प्रोग्रामिंग को एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल से हम समझेंगे कि फंडामेंटली प्रोग्रामिंग है क्या और कैसे हमें पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो कुछ मैं बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा कि भाई तुम्हारे लिए क्या चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में एक्चुअली पूछी जाने वाली है, ठीक है, प्रोग्रामिंग पोर्शन से। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे वो पाइथन की प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं ना। पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स का क्या मतलब भैया, जैसे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मेनली होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होता है, जैसे कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह हो गया, है ना। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें तुमसे पूछ रहे हो कि इसमें एरर कहाँ है ना, रीराइट द कोड बाय सॉल्विंग एरर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग से आएंगे, जिसमें कि तुम्हें लिस्ट, डिक्शनरी, है ना, क्या क्या देखा होता है इसमें, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, टपल्स वगैरह, है ना। और फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर वाइल, ठीक है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, इन सब का यूज करके वो कुछ कॉमन से प्रोग्राम्स दे देते हैं। अब ये जो है ना तुम्हारी बहुत बेसिक चीज है, तुम जो भी कोड बनाओ, तुम चाहे स्टैक का बनाओ, तुम चाहे ये फाइल हैंडलिंग का बनाओ, ये सब चीजें वहां पे कहीं ना कहीं पे यूज हो ही रही होंगी अपने आप। तो एक तो वो हो गया। दूसरा पोर्शन जो हमारा पाइथन के प्रोग्रामिंग में ही आता है दैट इज क्या, हमारा फाइल हैंडलिंग का पोर्शन। अब ये फाइल हैंडलिंग के पोर्शन में क्या आता है भैया, सबसे पहले इसमें आता है टेक्स्ट फाइल। जी, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, है ना। फिर आता है हमारा बाइनरी फाइल, क्या होता है सर, ठीक है, बाइनरी फाइल समझ रहे होंगे। और एक लास्ट सीएसवी फाइल। फाइनल बोर्ड्स में पहले ही बता रहा हूँ, तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, बाकी 2-4 मार्क्स के होंगे, कुछ इस टाइप के पैटर्न में आते हैं। मतलब ओवरऑल समझ लो ये 12 मार्क्स के लगभग, 10 से 12 मार्क्स के ये तीनों में से ही प्रोग्राम्स लिखने को आएगा ही आएगा, दैट इज फिक्स, ठीक है, ये हर बार का फिक्स क्वेश्चन है। तीसरी चीज जो हमारी प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग से आती है दैट इज स्टैक का पोर्शन, ठीक है। वैसे बोलने को इसको डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, डेटा स्ट्रक्चर में पहले बाकी टॉपिक्स भी रहते थे, बट मेरे में भी नहीं आए थे, मेरे में तो पर्सनली सिर्फ स्टैक रहा था, और तुम्हारे सिलेबस में भी सिर्फ स्टैक ही है, ठीक है। क्यू वगैरह भी आता था पहले, बट क्यू नहीं है। तो अगर तुम अभी भी पुराना सिलेबस देख रहे हो तो प्लीज पुराना मत पढ़ो, नया अपडेटेड सिलेबस पे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, ये होने चाहिए, या फिर तुम्हारे पास सिलेबस प्रिंट आउट होना चाहिए। तो स्टैक है इसमें बस सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रोग्रामिंग से अगर हट के बात करें तो इसके बाद नेटवर्किंग आ जाता है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और उसके बाद हमारा एसक्यूएल वाला पोर्शन है। एसक्यूएल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ये जो सामने टॉपिक्स दे रहे हैं सिर्फ हम इन्हीं को ही मेनली डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस अगर तुम लोगों को इसको अच्छे से समझना है तो वीडियो को देखते रहो आगे। ये तुम्हारे नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत करके। पहले तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि तुम्हें डायरेक्टली कुछ प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन पे जंप करवा दूँ।
और ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कमेंट्स तो मैं ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे कमेंट्स ही हैं, सोचने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ऑपरेटर्स के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बता रखा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या है यार, ऑपरेटर्स कोई भी जो ऑपरेशन करेंगे किसी भी एक चीज़ के ऊपर, किसी भी एक लाइन के ऊपर, किसी भी एक कोड के ऊपर जो ऑपरेशंस करते हैं उनको कौन ऑपरेशंस करता है? ऑपरेटर्स करते हैं, राइट। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर इसके अलावा कोई सा भी ऑपरेशन होता है तो फिर वो सब कुछ इन्हीं से ही होता है। तो ये तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पीवाईक्यूज कंपाइलेशन से वैसे, ठीक है। बाकी इनपुट वगैरह लेना तुम्हें ऑब्वियसली आना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो दैट इज़ क्या कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यार सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लो हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू क्या हमने लिख दिया कि भाई एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 18 साल एज लिख दी। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया तुम्हें से कि प्रिंट करवाया, प्रिंट द एज इज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दिया मैंने एज, राइट। एक तो मैंने इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब मुझे लगता नहीं इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है। वेरिएबल एज है, नंबर 18 लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना रहे होंगे बट मैं थोड़ा बहुत अभी समझा देता हूँ ताकि सबके सब एक साथ आ जाए, है ना, मतलब सबका लेवल। अब प्रिंट करा रहे हैं हम द एज इज और उसका हमने एक वेरिएबल लिया, एज को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सिंपल सा द एज इज और उसका एज की जगह पे वेरिएबल आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी प्रिंट होके, है ना। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सो यस द एज इज 18, तो सिंपली इस तरीके से आ गया है। अब अगर हम देखें मान लो कि अब मुझे एज 18, ये अभी तो मैंने फिलहाल हार्ड कोड कर रखा है। हार्ड कोड क्या होता है, जो हम डायरेक्टली प्रोग्राम में कर देते हैं ना, पहले से ही लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड हार्ड कोडिंग। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यूजर से वो पहले पूछे कि आप अपनी एज डालिए, तो मैं क्या लिखूंगा, INT इनपुट। अभी बस देखते रहो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज को। एंटर योर एज, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा, मैं बाहर आ गया, मैंने इसको रन किया। अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या आता है। मैंने इसको रन करा, ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है पहले एंटर योर एज, तो मुझे पहले एज बतानी पड़ेगी। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 18, अब ये मुझे रिटर्न करके देगा द एज इज 18, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, पहले जो मैंने करा था, पहले मैंने इसमें ऑलरेडी कोड के अंदर ही एज डिफाइन कर रखी थी। बट नेक्स्ट वाले में अभी जो मैंने किया, इस वाले में क्या है करंटली कि ये हम मुझसे पहले पूछेगा कि आपकी एज बताओ, ठीक है। तो जब मैं एज बताऊंगा तो उसके बाद वो मुझे प्रिंट करके दे देगा कि सर ये है आपकी एज जो आपने इनपुट कराई है। अब यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तो इनपुट वाला स्टेटमेंट देखो, ये जो इनपुट वाला जो एक कीवर्ड है ना, ये फंक्शन बोलो कि इनपुट की फंक्शन जो है यही जो है ये वर्क कर रहा है चीजों को पूछने के लिए। मतलब जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो वो क्या चीज है जो यहाँ पे मेरे को, एक सेकंड, तो वो क्या चीज़ है जो यहाँ पे मेरे को स्पेस दे रही है ये टाइप करने का। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है नीचे, ये टाइप करने का मेरे को स्पेस मिल रहा है, एंट्री और एज। कौन सी चीज़ मेरे को स्पेस दे रही है, यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन लगा रखा है ये मेरे को हेल्प कर रहा है यहाँ पे ये लिखने का स्पेस देने के लिए। और ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली ये मेरे को एक डायरेक्शन बता रहा है, मुझे पूछ रहा है कि भाई क्या आपको लिखना क्या है। यूजर को पता तो चलना चाहिए ना कि भाई मैं यहाँ पे क्या एंटर करूँ, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी होगी सिंपली। और ये आगे का इंट क्या है भैया। अब देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक और तरीके से लिखते हैं। मान लो मैंने इसको रन कराया, ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एज डाल रहा हूँ 18.5, हो सकता है भाई कोई 18.5 साल का है ना। तो अगर मैंने 18.5 एज डाली है, वैसे देखो जनरली एज को हम इंट में ही लिखते हैं बट मैं तुम्हें भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ये लिखूंगा तो ये मुझे बोल देगा ट्रेस बैक, और इसने मुझे एरर दे दिया, बोला कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो यहाँ पे इंट का क्या मतलब है कि इंटीजर। भैया इंटीजर का क्या है, यहाँ पे आपने INT लिखा है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। बट जो आपने पॉइंट में लिखा है, पॉइंट इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे अगर तुम्हें पॉइंट यूज करना है, मतलब कि अगर तुम्हारे वेरिएबल में कोई ऐसी चीज है जिसको कि तुम्हें बेसिकली पॉइंट में ही आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। मान लो कि किसी चीज की लंबाई चौड़ाई कुछ इस टाइप की चीज है ना, जो कि जनरली हम पॉइंट में लिखते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, उस केस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको चेंज करके फ्लोट, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो अब मैं इसमें चाहे किसी तरीके से डालूं, अब मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें 18.5 अगर मैं लिखूं तो ये गलत नहीं करेगा, ये मुझे प्रॉपर आउटपुट दे देगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग तो डाला है बट ऊपर पे यहाँ पे देखो एंट्री यहाँ पे फ्लोट में है ना, इसलिए इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर मैं इसमें पॉइंट ना डाल के सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिंपल 18 भी डालूं तो ये भी इसको एक्सेप्ट करेगा। बट तुमने देखा इसने आउटपुट कैसे दिया, 0.0 में दिया है ना, तो यानी कि आउटपुट हमेशा कैसे रिटर्न करेगा, पॉइंट में रिटर्न करेगा, फ्लोट वाला जो हो गया। तो ये तुम्हारा बेसिक इनपुट वाला ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है भैया, अगर हमें आपको स्ट्रिंग लिखना है ना, मान लो एज छोड़ो, अब नेम लिखते हैं, ठीक है। नेम इज इक्वल्स टू,
अब यहाँ पे हम क्या लिखें, क्योंकि नेम तो हमारा नंबर्स में तो नहीं होता, ऐसे 18 17 ऐसे तो नेम होता नहीं, नेम में तो हमें अपना नाम लिखना है, तो हमारा क्या होगा, तो उस केस में वो स्ट्रिंग होगा। अब स्ट्रिंग के केस में देखो जो डिफॉल्ट इनपुट होता है ना, ये जो डिफॉल्ट इनपुट होता है, अगर तुम इसके आगे फ्लोट ये सब कुछ भी ना लगाओ, ठीक है, तुम अगर इसके आगे डेटा टाइप ना लगाओ, तुम सिंपली अगर लिख दो इनपुट, सिंपली अगर तुम लिख दो इनपुट एंटर योर नेम ऐसे करके लिख दो, मान लो, है ना, तो एक सेकेंड, हाँ, एंटर योर नेम तुम ऐसा करके लिख दो, तो एक डिफॉल्ट में क्या लेता है, स्ट्रिंग ही लेता है। तो यानी कि तुम्हें बाहर से एक्सटर्नली ऐसे str ऐसे करके इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम इसको ऐसे डिफाइन, वैसे तरीका तो ये है ना, करना क्या चाहिए कि तुम्हें बाहर डिफाइन करना चाहिए कि कौन सा ये है डेटा टाइप कौन सा है, बट अगर तुम इसको डिफाइन नहीं करोगे तो डिफॉल्ट में क्या ले लेगा, इसको एज अ स्ट्रिंग ही मानेगा। मान लो तुम इसमें नंबर भी एंटर करा लो, तब भी वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, राइट। अब थोड़ा सा इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पिछली बार हम एज प्रिंट करा रहे थे, इस बार हम नेम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। द नेम इज, अब यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, राइट। फिलहाल मैंने स्ट्रिंग लगा रखा है, बाद में स्ट्रिंग हटा के भी दिखाऊंगा कि क्या आउटपुट आता है। तो इसको मैंने किया रन। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, तो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे एज वाला मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो एज तो मुझसे पूछेगा ही पूछेगा, वो तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो एज तो मैं डाल देता हूँ, मान लो 18 डाल दी, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या पूछा इसने मुझसे, एंटर योर नेम, तो अब मैंने नेम यहाँ पे डाल दिया महारथी, ठीक है, मैंने डाल दिया नाम महारथी। तो जैसे ही मैंने डाला, अब देखो यहाँ पे क्या है, एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या कर देगा, द नेम इज महारथी। तो इसने मुझे सिंपल इस तरीके से रिटर्न करके दे दिया है। अब मान लो मैं क्या करूं, यहाँ से मैं स्ट्रिंग हटा दूं, स्ट्रिंग में यहाँ से हटा दूं, है ना। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एज पूछ रहा है, सिंपल एज बता देते हैं, 18 बोल दिया। नेम पूछ रहा है, बता दिया इसको, महारथी है जी हमारा नाम, चैनल से जब हम पढ़ते तो हम महारथी होते हैं, तो द नेम इज महारथी। इसने फिर से इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे ना एक और चीज़ देखनी है, मुझे पता करना है कि भाई इसका है क्या टाइप। तो एक बार मैं अगर देखूँ प्रिंट टाइप, ठीक है, किसका टाइप, नेम, ठीक है। अब ये मुझे बता देगा कि भाई इसका कौन सा टाइप है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, डेटा टाइप मैंने मेंशन नहीं किया है, बट क्योंकि मैंने बोला कि डिफॉल्ट ही क्या लेगा, तुम्हारा स्ट्रिंग लेगा, तो फिर ये मुझे स्ट्रिंग में ही रिटर्न करने वाला है। तो 18 लिख दिया, महारथी लिख दिया, और इसने यहाँ पे लिख दिया क्लास स्ट्रिंग, str मेंशन कर दिया, और ये तो मुझे बता ही दिया, और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग। यानी कि तुम्हें ये बात समझनी है कि भाई डिफॉल्ट क्या होता है। इनपुट में अगर तुम डिफॉल्ट लिखोगे कुछ भी, चाहे तुम इसमें नंबर डाल दो, तब भी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही होगा। क्या बात क्लियर है। यानी कि अगर तुम्हें उसका एज अ नंबर कंप्यूट कराना है तो तुम उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वो इंट है या फिर फ्लोट है, ठीक है, मेंशन कराना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने उसको एज इट इज दे दिया। एक और चीज करके दिखाता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे ना एज को अब मैं फ्लोट हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली इनपुट लेता हूँ, ठीक है, और या फिर एज रहने दो, इसको मैं बोलता हूँ ए, ठीक है। अभी देखना, एक चीज करके देखते हैं, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे बेसिक्स। मैंने ए ले लिया, फिर सेम मैंने ऐसी बी ले लिया, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ऊपर लिख दूंगा मैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं लिखूंगा c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि c के अंदर मैंने a और b का सम स्टोर करा दिया। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं द सम ऑफ a एंड b इज, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया और यहाँ पे साइड में लिख दिया c। अब तुम पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से ये इन दोनों को पूछेगा, उसके बाद ऐड करके मेरे को आउटपुट देगा, या फिर कोई और रिजल्ट आएगा। पहले तो तुम ये कमेंट कर दो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो कर दिया होगा कमेंट, है ना। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि इसको हमें डिफॉल्ट मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि अभी इसमें तो मैंने मेंशन किया नहीं कि इंट है या फिर फ्लोट है, यानी कि इसके अंदर ये वाले ऑपरेशंस कैसे होंगे, एज अ स्ट्रिंग होंगे। तो मुझे बताओ कि एरर आएगा, आउटपुट क्या आएगा, मुझे ये बताना है। तुमने बता दिया होगा कमेंट्स में। अब रन करके देखते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने मान लिखा 10, सेकंड नंबर मैंने लिखा 20। तो देखा जाए तो 10 और 20 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, है ना। बट जब मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे देता है द सम ऑफ ए एंड बी इज 1020, यानी कि 1020। अब ये कैसे हुआ समझते हैं। तो ध्यान से समझो, जब मैंने इसको फर्स्ट नंबर को एंटर किया तो ये जो 10 था ना, ये एज अ नंबर स्टोर नहीं हुआ था, यानी कि एज एन इंट या फिर फ्लोट स्टोर नहीं हुआ था। वैल्यू सिर्फ तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, है ना। न्यूमेरिक्स में तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी जब वो हमारा इंट या फिर फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में होगा, राइट। बट यहाँ पे ये
क्योंकि मैंने इधर मेंशन नहीं किया तो इसने एज इसको डिफॉल्ट स्ट्रिंग मान लिया है, राइट। तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और जब हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस से जोड़ते हैं तो वो हमें डायरेक्टली इस तरीके से देता है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ एक के पीछे एक को लगा देगा, ठीक है, ऐड करने के नाम पे। एक और तरीके से समझा देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू, इस तरीके से मैंने लिख दिया 10, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। b इज इक्वल्स टू, इस तरीके से मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट करवा दिया c को। अब बताओ क्या आएगा, रिजल्ट वही आएगा, 10 20 आएगा, राइट। तो मैं इसको जरा ये भी एक तरीका होता है वैसे कमेंट करने का, है ना। ट्रिपल कोट्स लगा दो स्टार्टिंग में एंड में, जहां से जहां तक उसको कमेंट आउट करना है, और वो पूरा कमेंट आउट हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ स्ट्रिंग बन जाता है यार, है ना। मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया है ये। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग को हम एज अ कमेंट भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो आउटपुट देखना फिर से 10 20 ही आने वाला है। तो सिंपल आ गया 10 20, यानी कि इसने हमें एज ए ये कैसे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। बट जैसे ही अगर मैं इन कोट्स को हटा दूं, कोट्स को हटाते ही ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर सिंपल इंट बन चुका है ना, सिंपल इंट बन चुका है। और अब जब मैं इनको रन करूंगा तो आंसर ये 30 देता है, देखो 30 आ गया ना आंसर नीचे। तो बस वही चीज़ है सिंपल, तुम्हें इंट फ्लोट और स्ट्रिंग ये सब कुछ का पता रहना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, अगर तुम किसी भी डेटा टाइप के आगे से, मान लो मुझे सी प्रिंट कराना है, बट मैं सी को किसके अंदर रख दूँ, फ्लोट नाम के इसके अंदर रख दूँ, ठीक है। मैंने फ्लोट सी करके कर दिया, तो ये जो भी सी की वैल्यू होगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। यानी कि जैसे अभी सिंपल यहाँ पे देखो, नीचे भी यहाँ पे सिंपल कैसे 3030 लिखा हुआ आ रहा है, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। बट अगर अब मैं इसको रन करूंगा, अब देखो 0.0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, देखो इसको मान लेते हैं, इसको हटाया, ठीक है, इसको हटाया, ठीक है। अब समझना जरा, अब समझते जाओ। यहाँ पे ए को मैं कैसे ले रहा हूँ, एज अ डिफॉल्ट ले रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली इनपुट में ले रहा हूँ, यानी कि एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जहाँ पे मैं c इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ये नंबर है ना, इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। ये जो इनको ऐड कराने से पहले, ए को और बी को ऐड कराने से पहले इन दोनों को मैं इंट में कन्वर्ट करा देता हूँ। अगर मैंने इसको यहीं से डायरेक्टली इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों के दोनों इंट हो चुके हैं। अब ए जो था, चाहे मैं इसमें अब 10 20 डालूंगा तो वो 10 एज एन इंट स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे तो वो एक्सेप्ट एज अ स्ट्रिंग ही करेगा। बट जब मैं इसको सी के अंदर ऐसे ए और बी को ऐड कराऊंगा और यहाँ पे आगे से इंट लिख दूंगा, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर में ऐड होंगे, यानी कि दोनों के दोनों पहले इंटीजर में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद ये एडेड वैल्यू जो होगी, इंटीजर वैल्यू एडेड जो होगी, वो सी में प्रिंट होगी। तो इस बार आउटपुट क्या आएगा, पहले मुझे कमेंट्स में बता दो, उसके बाद देखते हैं। तो इसको रन किया, पहली वैल्यू पूछ रहा है 10 डाल दी, दूसरी वैल्यू 20 डाल दी, और आंसर आ रहा है 30। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमने बोल दिया कि सर इसको इंट में करिए, है ना। तो जब आप आगे से मेंशन कर दोगे उसको आगे से, है ना, इसको वैसे बेसिकली इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इसको हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि सर इसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसने ईजिली यहाँ पे कर दिया है। तो इन चीज़ों में तुम्हें आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। अब इनपुट तुम्हें पता चल गया, प्रिंट तुम्हें पता चली गया। फंक्शन सेप एक फंक्शन होता है जो कि यार जो प्रिंटेड आइटम्स होते हैं उनके बीच में एक सेपरेटर की तरह काम करता है। मान लो इन सब कुछ को प्रिंट करना है तो डिफॉल्ट बीच बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। और एंड करना है तो फिर आखिरी में जो आएगा वो तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो, कॉमा एंड मेंशन करके। तो जो भी एंडिंग होगी वो वहाँ पे इस चीज़ के साथ एंड करेगा हर स्टेटमेंट को, राइट। फिर ये एक फॉर्मेट नाम का भी एक फंक्शन होता है जिसमें कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड है, यानी कि प्रिंट हाई। अब यहाँ पे हाँ, वैसे देखो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे इस मेथड को तुम एग्जाम में यूज कर सकते हो, वैसे तो करना चाहिए, वैलिड मेथड है। बट कभी कभी टीचर्स इसमें मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि तुम ट्राई करो, अगर इसको छोड़ सकते हो तो फिर छोड़ दो, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, कभी कभी टीचर्स को लगता है कि भाई ठीक है। जैसे कि एक तरीका तो मैं समझा देता हूँ मैं, फिर भी जो ये मैंने ये वाला तरीका लिखा हुआ है इसको ऐसे ही यूज करना, ठीक है। मतलब कुछ अगर प्रिंट कराना है तुम्हें तो तुम एज इट इज कराओगे तो अच्छा रहेगा। बट एक एफ वाला मेथड होता है। अब वो एफ वाला मेथड क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई द सम ऑफ ए एंड बी इज सी। एक अच्छा तरीका हो सकता था कि मैं यहाँ पे ना ए की जगह पे ए की जो रियल वैल्यू जो यूजर ने डाली थी मैं उसको प्रिंट कराऊं। अब इसको करने का एक तो तरीका ये हो सकता है, देखो ध्यान से, है ना, कि भैया आप ऐसे करो द सम
ऑफ, आप इतना लिख दो, फिर यहाँ से एक स्पेस मार दो, फिर यहाँ पे आने के बाद आप इस स्ट्रिंग से बाहर निकल जाओ, कॉमा लगाओ, और उसके बाद अब आपको कौन सा प्लेस होल्डर चाहिए, ए चाहिए है ना, तो ए डाल दो, फिर कॉमा लिखो, फिर यहाँ से ऐसा करके स्पेस मार के एंड, और उसके बाद जाके आपको क्या चाहिए, बी चाहिए तो बी लिखो, ठीक है, उसके बाद स्पेस डाल के ऐसा करके इज स्पेस मारा, समझ आ रहा है, ठीक है, इज, उसके बाद तुम क्या लिख दो, सी लिख दो। तो कुछ इस तरीके से एक तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे समझो ये होगा क्या, सबसे पहले तो ये प्रिंट करेगा इस वाले स्ट्रिंग को, द सम ऑफ और इसका स्पेस इतना प्रिंट करेगा, फिर ये देखेगा कि यहाँ पे अरे यार अब तो ए को प्रिंट कराना है, तो ए यहाँ से एज इट इज उठ के आ जाएगा इसके जस्ट बाद में, है ना। फिर यहाँ पे देखेगा कि अच्छा नेक्स्ट तो फिर से एक और स्ट्रिंग है, कौन सा स्ट्रिंग है, स्पेस एंड स्ट्रिंग, यहाँ पे स्पेस एंड लिखा, उसका फिर से एक स्पेस है, तो ये ए के जस्ट बाद इसको प्रिंट कराएगा, फिर ये प्रिंट कराएगा बी को डायरेक्टली यहाँ से फेच करके, और फिर यहाँ पे फिर से एक और कॉमा लगा के फिर से एक स्ट्रिंग लगाना है, स्पेस इज स्पेस, और उसके बाद आखिरी में तुम्हें सी लिखना है। एक तो तुम्हारा ये तरीका हो सकता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे प्रिंट कराएगा, ठीक है, इस वाले को हटाते हैं, देखते हैं एक बार कि ये कैसे प्रिंट कराएगा। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, तो इसने बोला था सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, तो अच्छा लग रहा है देखने में, तो मतलब इस टाइप का तुम एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट एक मेथड और होता है जो मुझे नहीं पता, हो सकता है स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है, तो मतलब एज सच मेंशन नहीं है, बट हाँ आगे अगर तुम प्रोग्राम बनाओगे खुद से सीखने के लिए तो तुम्हें पता होना चाहिए। एक होता है तुम्हारा एफ वाला मेथड। अब ये एफ मेथड क्या होता है, देखो प्रिंट के बाद तुम्हें जस्ट जैसे कि मान लो तुम प्रिंट के बाद क्या करते हो, स्ट्रिंग लिखना है तुम्हें, तुम ऐसे लगा देते हो ना कोट्स, और मैं एक काम करता हूँ सेम टू सेम इसी को ही ना द सम ऑफ लिख देता हूँ, देखो द सम ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया, अभी कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अभी जादू होगा, अभी क्या यहाँ से ए की वैल्यू फेच कर पाएगा, या क्या ये जो ए बी सी है ये वैल्यू फेच कर पाएंगे क्या, ये डायरेक्टली बाहर से ग्लोबली नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एज अ कंप्लीट स्ट्रिंग एक्ट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग के अंदर ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज तो कहाँ से आएंगे, है ना, ये तो एज अ स्ट्रिंग एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग तो मतलब एज इट इज सॉलिड पैक होता है पूरी तरीके से, तो उसमें तो जो एज इट इज लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाता है, वो कोई वैल्यूज तो फेच कर नहीं पाता वो। बट एक फंक्शनैलिटी होती है जब हम यहाँ से आगे से एक एफ लगा देते हैं, और ये जो भी वो वाली वैल्यूज हैं जो तुम चाहते हो कि वो ग्लोबली फेच करके इसमें फिल करे, उनको तुम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में पैक कर देते हो, ठीक है, उनको तुम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में पैक कर देते हो, तो क्या होता है, देखो तो क्या होता है, कलर कोडिंग से तुम समझ ही गए होगे। अब ये जो ए है ये डायरेक्टली यहाँ ऊपर से फेच कर रहा है, देख लो यहाँ से फेच कर रहा है इसकी वैल्यू, ये बी जो है यहाँ से फेच कर रहा है, सी जो है यहाँ से फेच कर रहा है, यानी कि कोड थोड़ा सा ज्यादा क्लीन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे स्ट्रिंग कॉमा ये सब कुछ कोड्स वगैरह हम बार बार यूज कर रहे थे, बट यहाँ से क्या हुआ, हमने एक एफ लगाया और ये वाली फंक्शनैलिटी एनेबल हो गई जहां से हम इजिली वैल्यूज को फेच करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। अब जब हम इसको रन करेंगे, अब देखो एक काम करता हूँ, ये वाला हटा देते हैं ना, ताकि तुम्हें अब क्लियर है। अब हम इस हिसाब से रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है इस बार आंसर में। तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पूछ रहा है 10, सेकंड 20, और द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो कोड बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया और पढ़ने में आसानी हो रही है, समझ आ रहा है कि भाई ए यहाँ से उठाया, बी यहाँ से उठाया, सी यहाँ से, तो मतलब बस वही समझो कि तुम्हें कर्ली बेसिस में उसी को ही पैक करना है जिसकी वैल्यू तुम्हें फेच करनी है यहाँ से। अगर मैंने यहाँ से मान लो, अगर मैंने यहाँ से ए को ए बी कर दिया, अब ये एरर हो जाएगा क्योंकि ए बी की तो कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, तो ये जो है ये ए बी को ढूंढेगा कि इस कोड में ए बी कहाँ पे है, बट ए बी उसे नहीं मिलेगा तो वह एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये अभी ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क कर सकता है। तो ये कुछ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, एफ स्ट्रिंग वगैरह है ना, इसका मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके अलावा ये कुछ इनपुट आउटपुट फ्लो है कि किस तरीके से एग्जैक्टली होता है इनपुट आउटपुट फ्लो, ठीक है, और प्रोग्रामिंग में तुम्हें इसकी ये सब मैंने तुम्हें बता दिया, इन सब की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी बीच में प्रोग्राम्स, क्वेश्चंस कभी कभी पीवाईक्यूज में तुम्हें दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो बाकी ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है। बाकी यार तुम चाहो तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट्स के, या फिर इनको देख के खुद से भी अपने नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड करूंगा कि नोट्स परचेज कर सकते हो तो कर लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और जब चाहो एग्जाम तक तुम जब चाहो ओपन कर सकते हो, जब चाहो पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कुछ भी नया टॉपिक और ऐड ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो हम फॉर लूप और वाइल लूप समझेंगे अब, ठीक है, थोड़ा फॉर और वाइल समझते हैं, बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर और वाइल लूप की जरूरत क्या पड़ी। अब मान लो मेरे को
कोई ऐसा टास्क है जो मुझे बार बार कराना है, तो मैं बार बार एक ही चीज क्यों करवाऊं? क्यों ना मैं कोई एक ऐसा फंडामेंटली लॉजिक ढूंढ लूं उस कोड में से, कोई एक ऐसा पैटर्न ढूंढ लूं कि अच्छा ऐसा ही हो रहा है हर बार, जिससे कि मुझे वो काम रिपीटेडली ना करना पड़े और वो एक कुछ ही लाइंस के कोड में हो जाए। यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले एफर्ट्स बचाने के लिए, है ना, ह्यूमन एफर्ट जो होते हैं इतने सारे ना लगे, ताकि इसलिए हम लूप्स वगैरह का यूज करते हैं। दूसरी चीज, कोड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है कभी कभी, अगर हमारे पास लूप्स नहीं होते तो मोस्ट ऑफ द चीजें हो ही नहीं पाती, है ना। तो लूप्स की वजह से हमारा कोड छोटा हो जाता है और ईजिली हम उसको यूज कर पाते हैं थ्रू आउट द फाइल कहीं पे भी। इसके अलावा क्लीन रहता है कोड और हो जाती है चीजें, बस इजी है। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से, है ना। फॉर आई इन रेंज, कुछ इस टाइप का तुम्हारा जनरली रहने वाला है, ठीक है। कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे तुम रेंज डाल दो 0,5 और फिर यहाँ पे लिख दो फॉर आई इन रेंज 0,5 प्रिंट आई। बहुत बच्चों वाला कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लूपिंग का। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप यूज हुआ है। ये जो आई है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम्हें आई ही लिखना है, ये एक वेरिएबल है, इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस एक ये बात ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज है ना, अब यहाँ पे इन रेंज लिखा, रेंज क्या है 0 और 5। अब समझो, जब यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर्स अगर तुम्हें दे रखे हैं, तो इनमें से पहले वाला है स्टार्ट के लिए और दूसरे वाला है एंड के लिए। बट अगर तुम्हें तीसरा भी दे रखा है, ऐसे कॉमा डाल के तीसरा भी दे रखा है कुछ, तो वो तुम्हारा स्टेप के लिए है। अब वो स्टेप कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टार्टिंग वैल्यू और ये तुम्हारी एंडिंग वैल्यू, राइट। और यहाँ पे तुम्हें जो भी काम करवाना है वो तुम उसके नीचे यहाँ पे कॉलन लगा के कर दोगे। यहाँ से कॉलन लगाया और फिर नीचे आ गए। फिलहाल अगर हम समझे तो ये कुछ ऐसे चलेगा, फॉर आई इन रेंज, अगर आई इस रेंज में है, किस रेंज की बात हो रही है, अगर आई हमारा 0 से लेके 5 तक की रेंज में। अब 0 यानी कि सबसे पहले आई में कौन सी वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी, समझ लो। बेसिकली लूपिंग होगी कैसे, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, जैसे कि हमने आई ले लिया, अब ये आई की वैल्यू आइट्रेट करती रहेगी बार बार, ठीक है, और एक एक करके अपना स्टेप बढ़ाते जाएगी जब तक कि वो इस एंडिंग वाली वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। अब भैया आपने तो अभी स्टेप बोला था कि जब आप यहाँ पे स्टेप लिखोगे वो तभी होगा, हाँ होगा तभी, बट यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेपिंग होती है ना। यानी कि अगर तुम यहाँ पे कुछ भी ना लिखो स्टेप, मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 और 5 लिखा है, पीछे इसके कुछ भी कॉमा के मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो डिफॉल्ट 1 से अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अभी मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है, आइट्रेशन समझो राउंड, पहले राउंड में आई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि मान लो पहली बार ये कोड जा रहा है, देख रहा है आई और देख रहा है कि भाई पहली वैल्यू तो 0 है ना, स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, तो आई को सबसे पहली वैल्यू मिल जाएगी उसकी 0। अब इस वाले आइट्रेशन में थ्रू आउट द कोड, चाहे कोड जितना भी बड़ा हो, ठीक है, थ्रू आउट द कोड, अभी तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रिंट आई लिखा हुआ है, बट आगे बहुत बड़े बड़े कोड्स होंगे, बट थ्रू आउट द कोड जितना भी बड़ा होगा, आई की वैल्यू तुम्हारी उस पर्टिकुलर राउंड में, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में 0 ही रहेगी। क्या बात क्लियर है? तो यानी कि अभी मैं यहाँ से अगर इससे प्रिंट आई करवा रहा हूं, तो ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करके देगा मुझे 0, ठीक है। अब 0 हो गया, क्या हो गया, काम खत्म ना। ये वापस यहाँ पे जाएगा, फिर से जैसे ही वाला काम हो गया, ये फिर से फॉर में जाएगा और देखेगा क्या ये एंड वैल्यू रीच हो गई, तो देखेगा 5 नहीं। अभी करंट वैल्यू क्या है, रेज होने के बाद, मतलब अब तो रेज हो गई, तो अब करंट वैल्यू क्या हो गई, आई की 1 हो गई, है ना। तो क्या 1 यहां तक पहुंच रहा है एंडिंग तक, तो नहीं जी, अभी तो नहीं पहुंच रहा। तो ये फिर से रन होगा और इस बार प्रिंट आई क्या होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 से रेज हो गई, तो आई की वैल्यू इस बार होगी 1। ऐसे ही वैल्यू रेज होते रहेगी जब तक वो जो एंडिंग वाला है, ये एंडिंग वाले से एक पहले ही रुक जाएगी, एक आइट्रेशन पहले ही रुक जाएगी, यानी कि 5 हिट नहीं होने देगा, ये 4 तक ही रुक जाएगा। यानी कि प्रिंट क्या होगा, फाइनल क्या होगा, प्रिंट होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से प्रिंट होने वाले हैं। लेट्स सी, रन करा 0 1 2 3 4, सिंपल इस तरीके से हमारा प्रिंट हो गया। तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर लूप वगैरह है ना, और ये तो तुम्हें आता भी होगा आई होप, है ना। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें तुम्हें करनी है। यहाँ पे कुछ इफ एल्स ऐसे हम बहुत चीज़ें कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब मान लो एक सबसे पहला हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ये तो हमने बेसिक सीख लिया। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। फाइंड इफ द नंबर इज इवन और नॉट, ठीक है।
प्रीटी बेसिक प्रोग्राम, और देखते हैं करके, है ना। इन अ लिस्ट मतलब कि अब इसमें हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेंगे। यानी कि आपको एक लिस्ट दे देनी है इसको। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू टिंग डिंग 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 टिंग टिडिंग डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट 1 दे दी। अब मैं इससे कहूँ कि सर ये जो लिस्ट है ना, आई होप देखो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे करके लेवल बढ़ा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे लिस्ट 1 जो है, मैं अगर इससे बोलूँ कि मतलब मुझे बेसिकली इस लिस्ट 1 का एक एक करके एक एक एलिमेंट को फेच करना है। यानी कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले पहला एलिमेंट्स आए, फिर दूसरा एलिमेंट आए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, जब तक ये लिस्ट के एंडिंग तक ना हो जाए, है ना, तब तक ये इसको फेच करता रहे। और देखे हर एक नंबर को चेक करे कि कौन सा नंबर इवन है, और जो भी नंबर इवन है उसको अलग से किसी एक लिस्ट में डाल दे और वो नई वाली लिस्ट प्रिंट करा दे, इवन नंबर वाली। या तो इवन और ऑड की अलग अलग लिस्ट, है ना। फिलहाल एक काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इवन अंडरस्कोर लिस्ट नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना दो। अभी फिलहाल इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑब्वियसली। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि इस कोड को देखता हूँ, रन करता हूँ। मतलब चाहता क्या हूँ, देखो तुमने ना बस सोचना है, अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत करना, ठीक है। मुझे पता है, बट देखो पता है कोड को बना कर मैं तुम्हें दे दूंगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें सोचना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ टू एक्चुअली थिंक, कि भाई कोड बनेगा कैसे। अब मैं अगर एक एक करके सोचूं, स्टेप बाय स्टेप चलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कंप्यूटर साइंस प्रॉपर, ठीक है। एक एक करके चलो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि भाई लिस्ट के ना एक एक करके एलिमेंट्स मेरे पास आए, है ना। तो तुम्हें एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर आई, या तो मैं आई ले सकता हूँ या कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट 1, यानी कि अब ये आई के अंदर क्या होगा, एक एक करके इसकी वैल्यूज आती रहेंगी। सबसे पहले 28 आएगा, फिर ये आएगा। तो अब करंटली मान लो लूप तो बन गया है ना, लूप क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले मेरे पास आई की वैल्यू आ चुकी है। आई के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, करंटली 28 स्टोर हो रहा होगा। तो अब मुझे, मेरा काम क्या है कि मुझे सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये जो नंबर मेरे पास आया है अभी आई के अंदर 28, क्या ये इवन है या फिर ऑड है। और इवन ऑड फाइंड करने का सबसे आसान तरीका होता है इफ, है ना। इफ अगर वो नंबर तुम्हारा 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो इवन है, ठीक है। इफ आई %2 इज डबल इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ सिर्फ। ये परसेंटेज क्या करता है, डिवाइड करता है ये जो आगे वाला नंबर है इसको डिवाइड करेगा इस पीछे वाले नंबर से, और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो ये रिटर्न करेगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू किससे कंपेयर करेगा, इससे जो रिमाइंडर आ रहा है। यानी कि मान लो आई की वैल्यू क्या है 28 2 से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर यहाँ पे, रिमाइंडर वाली वैल्यू यहाँ पे देगा। अब आई 28 2 से डिवाइड होकर 0 आएगा, और अगर 0, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या यहाँ से जो ये आउटपुट आ रहा है ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई यानी कि वो इवन है, ठीक है, यानी कि वो इवन है, तो हमें इसको क्या कराना पड़ेगा, इवन वाली लिस्ट में ऐड कराना पड़ेगा। तो इवन अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड क्या चीज, आई। हम आई को सिंपली उसमें अपेंड करवा देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, उसको स्किप कर दो, है ना। तो हाँ, उसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें यहाँ पे, लेट्स सी, हो जाएगा आई थिंक। देखो अभी मैं तुम्हें बताऊं, एक बार इसको ना ड्राई रन करके हमेशा ट्राई करना कि भाई सबसे पहले इसमें आएगा 28, चेक करेगा 28 से है तो ये अपेंड हो जाएगा, तो ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट ये इसके अंदर क्या चलेगा, 38 आएगा आई के अंदर, है ना। फिर 38 से चेक करेगा, फिर से अपेंड हो जाएगा, 19 आएगा। जब ये 19 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ब्रेक हो गई। भाई ये तो इवन है ही नहीं, तो यानी कि क्या है, ऑड है। तो ऑड है यानी कि इसको छोड़ दो, वो आगे अपने आप बढ़ जाएगा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट में पहुंच जाएगा। तो यानी कि इट शुड वर्क। अब अगर हम यहाँ पे आखिरी में प्रिंट करा दें इस लूप को कंप्लीट होने के बाद इवन अंडरस्कोर लिस्ट, तो क्या ये प्रोग्राम वर्क करेगा। सो यस, द प्रोग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। 28 38 48 18, तो जितने भी इसने इवन नंबर्स थे ना उनको सॉर्ट करके इसने, मतलब सॉर्ट तो नहीं किया बेसिकली, बट हाँ इनको इसने अलग से प्रिंट करके कि भाई जो जो इवन है उनको सेपरेट आउट कर लो, फिल्टर कर दिया है काइंड ऑफ, है ना। इसमें ना अब हम एक और चीज कर सकते थे,
मतलब ये तो मान लो हमने किस लिए किया, ये हमने किया इस प्रोग्राम को इवन नंबर्स फाइंड करने के लिए। एक हम कर सकते हैं कि इसको सॉर्ट भी कर देते हैं इसके बाद, है ना। अभी मान लो इवन के अंदर, इवन लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ आ गया, तो अब मान लो इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? इवन अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो मान लो मैं ये वाला लगा के देखता हूं क्या होता है इससे। लेट्स सी फंक्शन से। सो यप, जैसे ही हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे सिंपल सा, ये सॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, बट हाँ सॉर्ट फंक्शन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे पाइथन में। डायरेक्टली तुम सॉर्ट यूज करोगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा। और मतलब इस टाइप के फंक्शंस तुम, अब मान लो यार ये वाली ना चीज हमने ऐसी लिखी हुई है, तुम चाहो तो फिर इसको फंक्शन में भी रैप अप कर सकते हो, ताकि तुमसे ये कुछ एक इनपुट्स ले और उसके बाद जाके ये एक एज अ फंक्शन जब इसको कॉल करे तो ये वो सारे के सारे इवन वाले दे, समझ रहे हो। तो मतलब वो भी चीजें करी जा सकती है। बट फिलहाल तुम्हें फॉर लूप समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट्स में बता दो मेरे को। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी इतना टफ है। अपेंड जो ये फंक्शन है ये करता क्या है, डॉट अपेंड, ये लिस्ट में ऐड करने का काम करता है बेसिकली, है ना। तो लिस्ट, इवन लिस्ट जो है तुम्हें पहले ही डिफाइन करके देनी पड़ेगी कि भाई ये एम्प्टी है ना। इसको यहाँ पे से खाली, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मत देना, क्योंकि भाई अभी तुम्हें पता ही नहीं है इसके अंदर क्या क्या आएगा। और उसके बाद इसी के अंदर अपेंड करवा देना। एक चीज हम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे हम कर सकते थे ऑड लिस्ट। मान लो इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कराना है तुम्हें, ऑड लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, इसको ऐसे करके हमने दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमने बना दिया। तो अब यहाँ पे दो लिस्ट हैं। अब अगर वो इफ ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो यानी कि क्या, यानी कि वो एक ऑड है ना। तो हम इसमें एल्स में जाएंगे और एल्स में बोलेंगे, या तो एक और चीज हो सकती है कि भाई नहीं, ठीक है, एल्स में हम जाएंगे और सिंपली इसको बोलेंगे ऑड अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड आई, सिंपल। अब देखो या तो ये वाली कंडीशन रन होगी इफ वाली, या तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी, है ना। अगर इफ वाली कंडीशन तभी रन होगी अगर ऑड है और इसलिए वो ऑड वाले में अपेंड हो जाएगा। एल्स वाली तभी रन होगी जब वो, मतलब सॉरी, इफ वाली तभी रन होगी जब वो इवन है और वो इवन लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, और एल्स वाली तभी रन होगी जब वो ऑड है और वो ऑड लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। और फाइनली हम प्रिंट करा देंगे पहले इवन लिस्ट। इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे ना प्रॉपर थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह करके। देखो एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे के पूरे को फिर से एफ वाला यूज कर लेता हूँ, है ना। बट वही बात है, तुम्हें एग्जाम में ऐसा करना जरूरी नहीं है। बेटर प्रैक्टिस रहेगी कि सिंपल चलो, बट स्टिल लेट्स सी, ठीक है। इवन लिस्ट ऐसे करोगे और यहाँ पे ये डाला और इधर पे तुमने डाला, एक सेकेंड, इधर पे इसको तुमने क्लोज कर दिया, तो इवन लिस्ट आ गई। और इसी का ही अगर तुम करोगे प्रिंट, नेक्स्ट वाले को मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ जो एग्जाम में लिख सकते हैं जिससे। सो दिस इज ऑड लिस्ट, राइट। ऑड लिस्ट लिख के फिर कॉमा ऑड, एक सेकेंड, ऑड अंडरस्कोर लिस्ट। सो दिस इज आवर कोड। अब लेट्स सी, रन करते हैं इसको। देखो ऑड लिस्ट में आ गया हमारा ये एलिमेंट्स और इवन में आ गए हमारे ये एलिमेंट्स और ऑड में आ गए हमारे ये एलिमेंट्स। तो कुछ इस टाइप के हैं। ऐसे ही तुम प्राइम नंबर्स के लिए भी कर सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक टाइप से तुम्हारा फॉर लूप का एक कोड हो गया जो तुम्हें सिंपल सा पता होना चाहिए, आना चाहिए। तो कर सकते हो ऐसे। तुम यहाँ पे हमने लिस्ट की ट्रैवर्सिंग भी कर ली, लिस्ट का भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया हमें। आगे देखते हैं, कुछ और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल, तो वाइल लूप का भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं ना। वाइल मतलब क्या होता है, देखो तुम्हें समझाता हूं मैं। इसमें भी एक टाइप से सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब तक एक कंडीशन एंड नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक तुम उस काम को करते रहो जब तक कोई एक चीज ट्रू है। यानी कि अगर तुम्हें इनफाइनाइट लूप्स बनाने हैं तो तुम किससे बना सकते हो, बहुत इजीली वाइल से बना सकते हो। अब देखो वो कैसे होता है, दिखाता हूं तुम्हें। भैया कैसे क्रिएट करें हम इसको, मैं थोड़ा कर दूं कमेंट आउट जी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें इनफाइनाइट लूप बनाना है, और देखो ट्राई मत करना ऐसी चीजें, है ना इससे सिस्टम क्रैश वगैरह हो जाता है। क्लोज कर देंगे हम इसको फटाफट से। तो मान लो मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि a इज इक्वल टू 0, राइट। अब a इज इक्वल टू 0 मैंने इसको बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ वाइल a is double is equals to 0, while a is double is equals to 0, print महारथी
is going to score 100 out of 100, ठीक है। और दैट्स इट, मान लो इतना ही प्रोग्राम है मेरा। अब तुम देख रहे हो इस कोड मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि a इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और बोल दिया मैंने कि जब तक a इज डबल इज इक्वल टू जीरो है तब तक तुम ये करते रहो। बट मैंने इसको ये तो बोला ही नहीं कि मतलब ये वैल्यू अपडेट तो होगी नहीं, समझ रहे हो। थ्रू आउट द कोड मैंने कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस इज इक्वल टू 2, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हर आइट्रेशन के बाद 2 से रेज होती रहेगी, 2 से रेज होती रहेगी। बट यहाँ पे मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो यानी कि इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसे इनफाइनाइट वैल्यूज चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझ आएगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखो ये अब नॉन स्टॉप चलते जा रहा है। मुझे इसको फटाफट से क्लोज करना होगा, ठीक है, किल टर्मिनल कर दिया मैंने, और अरे हो जा किल, ओ बाबरे ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीजें तुम यहाँ पे पाइथन से कर सकते हो, बट बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखो हमें इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट नहीं करने चाहिए, है ना। और हाँ, तो वही बात है, इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट मत करना, ट्राई करो कि भाई जो भी, मतलब मान लो ऐसे कर सकते हो तुम, a इज इक्वल टू 5 रख दिया, और नहीं, a इज इक्वल टू 0 से रखो, और जब तक a इज लेस देन 5, जब तक a लेस देन 5 है तब तक तुम इसको प्रिंट कराते रहो। बट देखो अभी भी अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो फिर से इनफाइनाइट लूप देगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको a को तो मैं इंक्रीमेंट करा ही नहीं रहा ना, मेरे को कराना क्या पड़ेगा, a प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो, a प्लस इज इक्वल्स टू 1, a प्लस इज इक्वल्स टू 2, कुछ ना कुछ से इंक्रीमेंट कराओ, ताकि हर लूप के बाद ये वैल्यू 0 ही ना रहे। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो क्या रहेगा, a की वैल्यू बस 0 पे ये रन करती रहेगी, क्योंकि ये कंडीशन वाइल वाली हर बार ट्रू रहेगी। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको 1 से इंक्रीमेंट करा तो अभी इसकी वैल्यू है 0, नेक्स्ट आइट्रेशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसकी अगले पे 2, उसके अगले पे 3, उसके अगले पे 4, और जैसी अगली आइट्रेशन में 5 होगी तो ये कंपेयर करेगा कि क्या 5 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 लेस देन 5 तो होता ही नहीं है ना, और ये लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की चीजें तुम इससे कर सकते हो। अभी मैंने इसको रन किया, यहाँ पे इसने 1 2 3 4 बार 5 बार इसने मुझे लिख के दे दिया, महारथी इज गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो कुछ इस टाइप की चीजें तुम कर सकते हो। एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे अभी सारे के सारे सेम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ नया चाहिए, है ना, कुछ तगड़ा सा चाहिए। तो मान लो यहाँ पे मैंने f लगाया, और यहाँ पे मैंने इससे बोल दिया यहाँ पे ये लगाते हैं ना, महारथी, मान लो महारथी 1 महारथी 2 हम ऐसे चाहते हैं। बट भैया ये स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, तो हम महारथी 0 तो कुछ होता नहीं है, महारथी 1 तो चलो समझ में आएगी, महारथी 1 महारथी 2, तो महारथी 0 तो कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से ही a प्लस 1 करके रखना पड़ेगा। यानी कि जब हमें इसमें प्रिंट होगा, अब ये क्योंकि जब प्रिंट होगा तो महारथी फर्स्ट आइट्रेशन में, तो क्योंकि a की वैल्यू 0 है, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेगा 0 + 1, यानी कि पहली में लिखा हुआ आएगा महारथी 1 इज गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट आइट्रेशन में a की वैल्यू हो जाएगी 1, और वहां पे +1 पीछे से यहाँ पे प्रिंट कराते वक्त हमने ऑलरेडी +1 करा रहे हैं, तो 1 + 1 यानी कि वो हो जाएगा 2, तो यानी कि ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा आने लग जाएगा, राइट। तो अब रन करेंगे तो देखो महारथी 1 इज गोइंग टू स्कोर 100, तो कुछ इस टाइप से हमारा प्रिंट होता रहेगा, राइट। और बस कुछ इस टाइप की चीजें तुम्हारी, है ना, कर सकते हो तुम लोग ये सब। एक चीज और कर सकते हो, मान लो तुम्हें ना एक वो ब्रेक वगैरह मेरे को बता देना चाहिए, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है ना, ये सारी चीजें भी तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ साथ साथ में, क्योंकि ये तुम्हारे कोड्स में एक्चुअल में आएंगी, इसी वाले के थ्रू समझा दूंगा। अब मान लो देखो 1 2 3 4 5, अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 3 आए ही ना, मतलब 3 को ये स्किप कर दे पूरी तरीके से, जैसे ही महारथी 1 2 के बाद हो तो 3 प्रिंट ही ना हो, 4 5 आ जाए सीधा। बट ऐसा करने के लिए अगर मैं इसको मैनुअली करूंगा तो मुझे इसको प्रिंट कराना पड़ेगा मैनुअली, बट मैं चाहूंगा कि लूप के अंदर ही अंदर हो जाए ऐसा काम। तो मैं क्या करूंगा, देखो, तो मैं करूंगा कि इफ a इज डबल इज इक्वल्स टू, अगर a तुम्हारा क्या है, अगर a तुम्हारा ये किस आइट्रेशन में 3 प्रिंट होगा, देखो ध्यान से सोचो, यहाँ पे 3 कब प्रिंट होगा, जब a की वैल्यू 2 होगी, है ना, जब a की वैल्यू 2 है तभी जाके तो 2 + 1 करके 3 बनाएगा, बट मुझे 3 वाला स्किप करना है, तो यानी कि मैं जब a की वैल्यू 2 होगी, जब a की वैल्यू 2 है, इफ a इज डबल इज इक्वल्स टू 2, तो क्या करो, इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है, इसको बिना पूछे इसको कंटिन्यू मार दो, है ना, और एल्स में जाओ। अदरवाइज अगर ये वाला केस नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, ये करना है। क्या बात समझ में आई?
ठीक है, क्या बात समझ में आई? यानी कि अब ये हर बार क्या देखेगा, पहले तो ये इस वाले वैल्यू, अब मैं पहले ये इफ से चेक करेगा कि क्या a डबल इज इक्वल टू 2 है। जब ये 0 होगा, अब ध्यान से समझते रहो, ठीक है, जब ये वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगा तो ये वाली तो नहीं होगा, तो ये कंडीशन मैच नहीं होगी, यानी कि एल्स में जाके इसको 1 वाले को प्रिंट करा देगा, और 1 वाले को प्रिंट कराने के बाद ही सीधा ये a को रेज कर देगा। a को रेज कर दिया, नेक्स्ट वाले में a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 1 हो गई, तो अब ये फिर से चेक करेगा इफ a इज डबल इज इक्वल टू 2, तो ये तो कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि a तो 1 है और यहाँ पे 2 से कंपेयर कर रहा है, तो इसको फिर से स्किप कर देगा और एल्स वाले में जाके एल्स वाला फिर से 2 वाले को प्रिंट कर देगा, है ना। नेक्स्ट फिर से रेज हो जाएगी, इस बार वैल्यू a की हो जाएगी 2, ठीक है। अब जब ये चेक करेगी कि अरे a इज इक्वल टू 2 और 2, तो फिर ये तो कंटिन्यू, अच्छा तो यहाँ से कंटिन्यू मतलब इस बार ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि इसको स्किप कर दो, कंटिन्यू कर दो और सीधा अब इफ वाले के बाद एल्स में तो हम जाएंगे ही नहीं ऑब्वियसली, तो सीधा हम इसको रेज कर देंगे अगली वाली वैल्यू के लिए, और नेक्स्ट में वैल्यू जाएगी 3 और 3 के लिए ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, तो ये सीधा एल्स में कूद के 3 को प्रिंट करा देगा। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें, फिर 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5 ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब a की वैल्यू तो 4 तक ही चलेगी, बट प्रिंट यहाँ पे जो है 5 होने वाला है ना। तो अब इसको करके देखते हैं रन। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक चीज़ आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद ये वैल्यू क्या हुई, आगे ही नहीं बढ़ी, यहाँ पे कुछ आउटपुट हमारा आया ही नहीं, तो ये क्यों हुआ? ओके, आई थिंक वो पास था। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी, दैट वाज क्या कि यहाँ पे बस हमें कंटिन्यू की जगह पे पास लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आई थिंक पास वर्क करना चाहिए। एक सेकंड, इस वाले को जरा हम क्लोज करेंगे, इस वाले टर्मिनल को, एंड अब रन करके देखते हैं। यस गाइस, तो मतलब वही छोटी चीज़ थी, है ना। यहाँ पे तुम्हारा जो पास होगा, पास को इस तरीके से पास करना मतलब इस बार इस आइटरेशन के लिए इसको छोड़ दो, राइट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मतलब इस कोड में बेसिकली क्या है, जब हम f इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन ट्रू होगी, सिर्फ और सिर्फ कब, जब a हमारा 2 होगा, सिर्फ तब तुम्हें पास करना है, बाकी टाइम तुम्हें हर बार प्रिंट कराना है महारथी। तो जैसे ही तुम इसको देखोगे कि महारथी 1 पे चला, 2 पे चला, 3 प्रिंट नहीं हुआ। 3 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि सेकंड वाली आइटरेशन स्किप हो गई सर, ठीक है, और यहाँ पे +1 हो रहा है ना, तो भाई उतना तो तुम्हें लॉजिक लगा ही लोगे कि भाई 2 + 1 है ना, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो इसलिए 3 प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी सब प्रिंट हुए हैं। तो दैट्स इट, आई थिंक तुम्हें ये पास वाला भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद तुम्हारा ये देखो, ये कंटिन्यू वाला मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या है, मान लो तुम्हें अगर कोड्स प्रैक्टिस करना है तो एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है, तुम डायरेक्टली यहाँ से उठाओ और यहाँ पे फेंक दो ऐसे, ठीक है, बस तुम्हें इसको थोड़ा सा फिर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, सिंपल। अब देखो ये क्या है, फॉर लेवल इन रेंज, ये तो तुम कुछ भी रख सकते हो, आई लेवल कुछ भी रख सकते हो, बस ये याद रखना कि फिर तुम्हें कोड में उसको वहीं पे यूज़ करना पड़ेगा, वो वाला ही है ना, जो भी तुम इसको वेरिएबल रखोगे। तो 1 से लेके 6 में अगर लेवल जो है 3 के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, अगर लेवल 5 पे है तो ब्रेक कर दो, और यहाँ पे लेवल प्रिंट होता रहेगा तुम्हारा। तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो देखो क्या आया, लेवल 1 आया, लेवल 2 आया, और लेवल 3 नहीं आया, और लेवल 4 के बाद ही सीधा एंड हो गया। 4 के बाद सीधा एंड हो गया, क्यों? क्योंकि 5 जैसे ही आएगा तो इसमें मतलब ब्रेक कर दो, यानी कि पूरा प्रोग्राम ही ब्रेक हो गया, राइट। और इफ लेवल इज डबल इज इक्वल टू 3 तो तुम्हें कंटिन्यू कर देना है, यानी कि यहाँ से इसने लेवल 3 को कंटिन्यू कर दिया और इसने इसमें पास ही नहीं हुआ, राइट। तो यानी कि जैसे ही तुम कंटिन्यू लगाओगे तो कंटिन्यू यानी कि उस वाले पर्टिकुलर को छोड़ देगा, बट यहाँ पे ध्यान रखो इसमें इफ एल्स वाले केस में वो वर्क नहीं करेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे दिखाया अभी इससे पहले, ठीक है। उस केस में तुम्हें पास यूज करना है अगर तुम इफ एल्स वाले केस में हो, राइट। सो दैट्स ऑल, इसमें आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। फिलहाल मैंने अभी पाइथन के ही जो बेसिक्स वाले थे हम इस वाले को कवर कर चुके हैं, है ना, और कोशिश थी कि हम फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी इसमें कर लें, बट वीडियो ज़्यादा लेंदी होने की वजह से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मेरा भी गला दर्द हो गया। वीडियो लाइक कर देना और कमेंट कर दो कुछ ना कुछ प्यारी प्यारी सी, है ना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।